साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आपने शायद देखा या नहीं देखा, मगर संसद के भीतर एक बहुत बड़ी घटना हुई और जानते हैं, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाई ही नहीं। देश के 5 राज्यों के चुनावों के परिणामों से राजनीति का जो तापमान बढ़ा है, उसमें ये न्यूज कहीं गुम सी हो गई। मगर ये खबर आने वाले समय में देश के राजनीतिक तापमान को कई गुना और अधिक बढ़ा सकती है। जान लीजिए, संसद में यह घटना उस समय हुई जब कुछ ही दिनों बाद यानी 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। नई नई तस्वीरें भी आ रही हैं। जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा में 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक 1995 के वक्फ बोर्ड के कानून को खत्म करने के लिए पेश किया गया था। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड के कानून को खत्म करने के लिए। और इस विधेयक का श्री राम जन्मभूमि ही नहीं, देश के कई मंदिरों की जमीनों, भवनों और गांवों पर कब्जे से सीधा संबंध है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूं। अब यह भी समझ लीजिए कि यह बिल सरकार ने पेश नहीं किया है, बल्कि भाजपा विधायक हरनाथ सिंह यादव का प्राइवेट बिल है। अब जाहिर है दोस्तों, इस विधेयक के पेश होते ही हंगामा खड़ा हो गया। इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। इसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं, कुछ नाम भी बता देता हूं। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम और राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य सभी पार्टियां शामिल थी। एक सांसद के प्राइवेट विधेयक को स्वीकार करने पर ऐसा विरोध हुआ कि स्वीकार करने के लिए भी इस पर सदन में मतदान हुआ। और इस मतदान में जो वोटिंग के नतीजे आए ना, वो भी आपके लिए सुनना जरूरी है। इसे स्वीकार करने के पक्ष में 53 सदस्यों ने वोट किया और अस्वीकार करने के लिए 32 सदस्यों ने मत दिए। और इस तरह से यह विधेयक स्वीकार कर लिया गया। यानी आगे इस विधेयक पर सदन में चर्चा होगी। अब आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि अब यह खारिज हो गया, अब इस पर तो आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही। अब इस विधेयक पर दोस्तों चर्चा के दौरान जो चीजें सामने आएंगी, वो आप मुझसे पहले ही समझ लीजिए। इस कानून के तहत देश की इस्लामिक संस्था वक्फ बोर्ड को वो ताकत मिलती है जिससे हिंदुओं को 70 साल तक श्री राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन पर हक पाने के लिए कानूनी संघर्ष करना पड़ा। आप सोचिए, इस संघर्ष में एक पक्ष उत्तर प्रदेश का सुन्नी वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी थे, तो दूसरी तरफ रामलला विराजमान थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने श्री राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन पर अपने हक का दावा कर दिया था, जिससे हिंदुओं को अपने आराध्य देव श्री रामलला को दशकों तक टेंट में उसी स्थान पर रखना पड़ा। आप समझ गए ना इसका महत्व क्या है और इसका संघर्ष कितना बड़ा है। अब आप वक्फ बोर्ड कानून के बारे में भी समझ लीजिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी सब दे रहा हूं। 1952 में देश की इस्लामिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक वक्फ बोर्ड कानून बना। समझ रहे ना कब? और इस कानून में 1995 में और 2013 में संशोधन करके महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए। इस कानून की धारा 6 और धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को ऐसी ताकत मिली है कि बोर्ड जिस भी जमीन या भवन के इस्लामिक होने का दावा कर दे, तो उस पर दोबारा अपना हक पाने के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए, दशकों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्योंकि इस कानून के तहत दोस्तों इस्लामिक संपत्ति होने का दावा करने वाला ट्रिब्यूनल दूसरे पक्ष की दलील या सबूतों पर गौर किए बिना संपत्ति को इस्लामिक संपत्ति घोषित करने का अधिकार रखता है।
मतलब ट्रिब्यूनल को अगर लग गया ना अपनी जांच की, और फिर खुद ही कर देगा, दूसरे से सुनने की भी जरूरत नहीं। और इसके लिए अपील भी, अगर आपकी संपत्ति चली गई तो आपको इन्हीं के पास जाकर करनी पड़ेगी। है ना मजेदार कांग्रेस की करनी। अयोध्या में सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर पर ही नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा, मतलब श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा नहीं ठोका, बल्कि प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर पर खड़े मस्जिद को आधार बनाकर सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालतों में अपने हक का दावा कर रहा है। जी हां, ज्ञान वापी मस्जिद में हक का दावा, जिसकी लड़ाई अभी चल ही रही है। आपको तो हर 2-3-4 हफ्ते बाद तो ये चीजें आ जाती है ना। और इसी तरीके से मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी मस्जिद को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड उसे इस्लामिक संपत्ति बताता है। आप देखते चले जाइए, और सिर्फ देश के इन महत्वपूर्ण मंदिरों पर ही सुन्नी वक्फ बोर्ड इस्लामिक संपत्ति होने का दावा नहीं करता है, बल्कि आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल को भी इस्लामिक संपत्ति होने का दावा किया। और इसे लेकर वक्फ बोर्ड भारत सरकार से अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी संस्था है जो मतलब हर जगह जाकर भारत सरकार से जिसकी लड़ाई चल रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड 2005 से ताजमहल के इस्लामिक संपत्ति होने का दावा कर रहा है। ये कानूनी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट के सामने 2018 में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि शाहजहां के हस्ताक्षर वाला वो फरमान दिखाए जिसमें कहा गया है कि ताजमहल इस्लाम धर्म के लिए दान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह पूछना पड़ा। आप सोचिए, इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने क्या कहा, वो भी मजेदार है। उसने कहा कि वो ताजमहल पर अपना दावा छोड़ देगा यदि उसे ताजमहल में आने जाने की मनमर्जी की इजाजत दे दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड 2005 में इसे वक्फ की संपत्ति बताकर अपना मालिकाना हक बता रही है। और अभी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के फैसले पर अदालत की रोक लगी हुई है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि सरकार की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक बताकर किस तरह से सरकार को कानून के जरिए परेशान कर सकता है। सरकार को अब जरा सोचिए कि इस देश के आम हिंदुओं या दूसरे धर्मों के लोगों का क्या हाल होता होगा। हिंदू भले ही अपने मंदिरों और मठों की जमीनों पर अपना मालिकाना हक रखते होंगे, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड उसे अपना बता दे तो इन संस्थाओं के सामने किस तरह की चुनौती खड़ी हो जाती होगी। अब देखिए ना, पिछले साल ही तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली जिले के पूरे थिरुचेंथुरई गांव को ही वक्फ बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। और जानते हैं, इसमें 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर मंदिर भी स्थित है। बताइए, 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ की संपत्ति हो गई। इसी तरीके से गुजरात के देवभूमि द्वारका में वक्फ बोर्ड ने 2 द्वीपों पर अपने कब्जे का दावा ठोक दिया। जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तब पता चला कि अरे ये भगवान कृष्ण की नगरी, ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति, और बाद में उसमें बुलडोजर चला है। वक्फ बोर्ड ने दोस्तों ऐसे ही देश की सैकड़ों संपत्तियों पर अपना दावा ठोक रखा है, जिसकी कानूनी लड़ाई चल रही है। दशकों से अदालतों में चल रहे मालिकाना हक की लड़ाई में कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिखाई देता है, जब तेलंगाना की बात बता रहा हूं, जहां केसीआर की सरकार थी, मणिकोंडा गांव की 1654 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था, जिस पर सरकारी और प्राइवेट संस्थान बने हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दशकों के बाद आए फैसले में कहा कि इस पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड का नहीं, तेलंगाना की सरकार का मालिकाना हक है। आप समझिए कि तेलंगाना में तो तुष्टीकरण वाली सरकार थी ना, उसे भी वक्फ बोर्ड से लड़ने में बरसों लग गए। और ये भी जान लीजिए कि ये सब कुछ कांग्रेस और इंडी अलायंस का किया धरा है।
नेहरू ने सेक्युलरिज्म की आड़ में देश को इस्लामिक राष्ट्र की तरफ धकेल दिया, क्योंकि ऐसे अधिकार तो दूसरे किसी भी धर्म के लोगों को नहीं मिले। इस कानून का फायदा वक्फ बोर्ड ने इंडी अलायंस की सरकारों के दौरान खूब उठाया है। अब देखिए, यूपीए की सरकार ने 2014 में आम चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित, दिल्ली की बात बता रहा हूं, सरकार की 123 संपत्तियों पर सरकार का अधिकार खत्म करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया। आप सोचिए, दिल्ली की बेशकीमती जमीन, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दिया। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार आई, तब इन 123 सरकारी संपत्तियों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड, इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। लड़ाई चल रही है। आप सोचिए, कैसा कानून बनाया है जिसमें भारत सरकार को ही इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। आप सोचिए, अभी भी यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है। अब अदालत ने वक्फ घोषित की गई 123 संपत्तियों का सर्वे करने के लिए केंद्र सरकार को कहा है कि सर्वे कीजिए, और सरकार अब काम कर रही है। कहां जा रहा है ये देश, आप समझिए किस दिशा में जा रहा है। इस तरह से 1952 में बना वक्फ बोर्ड का कानून, 1952 एक ऐसा कानून है दोस्तों जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए बना। देश के हिंदुओं, सिखों या किसी अन्य धर्म के मानने वालों को कानून के जरिए ऐसी ताकत नहीं दी गई है कि वो इस तरह से अपनी संपत्ति या भवन की सुरक्षा कर सके। अगर आपने सुरक्षा के लिए दिया है तो हिंदुओं को क्यों नहीं दिया, सिखों को क्यों नहीं दिया? बल्कि अगर आप देखिए तो हिंदू धर्म के मंदिरों और मठों का संचालन उल्टा सरकारी संस्थाओं के हाथ में है। और जिन राज्यों में इंडी अलायंस की सरकारें हैं, वहां मंदिरों और मठों के धन पर सरकार अपना कब्जा कर रही है। और अच्छा, इन लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं, आप जान लीजिए। माने मठों और मंदिरों से लेकर के कहीं वहां दिया जा रहा, ये तो आपको पता ही नहीं है कि कहां क्या कुछ किया जा रहा है। और तमिलनाडु में किस तरीके से मंदिरों और मठों को सरकार खत्म कर रही है, ये तो सबके सामने आ चुका है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर बयान दे चुके हैं। याद रखिए, इस कानून की आड़ में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियां देश में तेजी से बढ़ रही हैं, वो भी आपको आश्चर्य में डाल देंगे। एक रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों जो सामने है, देश में डिफेंस और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड ही ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे अधिक जमीन है। देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। 8 लाख एकड़। और 2009 में ये संपत्ति जानते कितनी थी? 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। यानी 14 सालों में ये दोगुने से भी अधिक हो चुकी है। वहीं सेना के पास कितनी है? सिर्फ 18 लाख एकड़ जमीन। और रेलवे के पास, जो पूरे देश में करोड़ों अरबों लोगों को इतनी सुविधाएं देती है, सिर्फ 12 लाख एकड़। और वक्फ के पास 8 लाख एकड़। देश में कानून की आड़ में जिस तरह से संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति बनाने का काम चल रहा है, उस कानून को अदालतों में भी चुनौती दी गई है। सबसे पहले इसे 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। कहा हाई कोर्ट जाइए। और अभी यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने है, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। और केंद्र सरकार ने इस पर हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि वक्फ कानून के अलग अलग प्रावधानों को लेकर पूरे देश की अदालतों में 120 चुनौतियां दी गई हैं। सरकार इन सभी मामलों को एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने पर विचार कर रही है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। लेकिन इस बीच राज्यसभा में 8 दिसंबर को इस कानून को खत्म किए जाने के लिए जो प्राइवेट विधेयक बहस के लिए लाया गया है, और वो भी मत विभाजन के बाद स्वीकार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड को ताकत देने के लिए इंडी अलायंस की पार्टियों ने अपने अपने शासनकाल में संविधान के साथ एक खेल किया है, जिसका आज पर्दाफाश हो रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, संविधान के तहत भारत की भूमि पर जिस तरह से
धर्मनिरपेक्षता की आड़ में वक्फ बोर्ड को महत्व दिया गया है, वो तुष्टीकरण का ऐसा उदाहरण है जो देश को सैकड़ों सालों तक अपना उपनिवेश बनाने वाले अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। इतिहास में कई घटनाएं हुई जिसमें सत्ता के लिए एक राजा दूसरे राजा के खिलाफ विदेशी ताकतों का साथ लेता है, मगर आजादी के बाद आज भी इस मामले में सत्ता के लिए इंडी अलायंस की पार्टियां देश की एकता और अखंडता को ही दांव पर लगाने को तैयार है। भारत का इतिहास वर्तमान में उस दौर से गुजर रहा है जब भारत की अस्मिता को दांव पर लगाने वाली ताकतें बेनकाब हो रही हैं, उनका चेहरा उजागर हो रहा है, जो सशक्त और विकसित भारत के लिए एक जरूरी कदम है। कुल मिलाकर दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तमाम रिसर्च के साथ जिस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया ने छोड़ दिया, उसे तमाम आयाम को समेटते हुए आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।